बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 20 दिसंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के जितने भी नोट्स, पीडीएफ, वीडियो आदि होते हैं ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो निसंदेह यह श्रृंखला आपके एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसे फॉलो करेंगे तब। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूँ कि इस श्रृंखला के सारे नोट्स, पीडीएफ आदि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। आप वहाँ पर जाकर के तमाम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें पिछले वीडियो के प्रश्न की। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि किस देश ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। हालांकि इसकी बातें 2021 में भी हमने आपको बताया था जब ये कानून लाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन अब इस कानून को पारित किया गया है किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा। इस कानून के अंतर्गत एक प्रावधान है या फिर कह सकते हैं एक कंडीशन यहाँ पर यह है कि वर्ष 2009 के बाद जितने भी लोगों का जन्म यहाँ पर न्यूजीलैंड में होगा तो वैसे सभी आपको ध्यान रखना भविष्य में कभी भी तंबाकू या फिर उनसे संबंधित कोई भी उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। इससे कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है। और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 68वीं बीपीएससी एग्जाम आपका 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है। इस एग्जाम को लेकर के टेस्ट सीरीज प्लान लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो इसे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक जानकारी आपको ये भी दे दूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो पढ़े हैं ये किस मंथ से किस मंथ तक का होना चाहिए। तो अभी तक का जो प्रस्तावित तिथि है एग्जाम का ये है 12 फरवरी 2023। ये संभावित या फिर कह सकते हैं प्रस्तावित तिथि एग्जाम का। तो मान के चलिए एग्जाम से 12 से 15 महीने प्रीवियस यानी कि पहले के करंट अफेयर्स पढ़ना आपके लिए अनिवार्य होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एग्जाम होने की तिथि से पिछला जो 12 से 15 महीने का करंट अफेयर्स बना है उसे पूरी तरह से आप पढ़ लीजिए। और इसको लेकर के हमारे पास एक प्लान है जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री है। वो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है कि बीपीएससी मेकर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जब आप वहाँ पर लॉग इन करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। वहाँ पर डेली वाइज सारे करंट अफेयर्स का क्विज डाला गया है। आप वहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी का सही तरीके से एकदम से रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, जिसमें खास करके आपके बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाएं शामिल हो, इस दृष्टिकोण से आपकी तैयारी किस आधार की हुई है। आप ये जान पाएंगे कि आगामी जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित होने वाली है इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हैं फिर या फिर नहीं। तो बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध इस क्विज के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये हमारा आपसे वादा है। आप लोग एक बार विजिट कीजिए और देखिए। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स की क्वालिटी बीपीएससी मेकर की किस तरह की होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग अगर चाहते हैं कि बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी हो तो बीपीएससी मेकर इस दिशा में पिछले 3 वर्षों से आपके साथ कार्यरत है। बस यहाँ पर जरूरत यह है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ें और रेगुलर पढ़ें, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ पर हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस क्लास की शुरुआत का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का नया डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किन्हें नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कीजिएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा राजविंदर सिंह भट्टी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि दिसंबर 2022 में बिहार का नया डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी यानी कि RS भट्टी को नियुक्त किया गया या फिर बनाया गया। बहुत जगह ये शॉर्ट में भी इनका नाम आपको दिखेगा, तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। राजविंदर सिंह भट्टी या फिर RS भट्टी। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है, उन्होंने मौजूदा डीजीपी 1988 बैच के IPS अधिकारी संजीव कुमार सिंघल यानी कि SK सिंघल का स्थान लिया है। ये ध्यान रखिएगा, जिनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 को हाल ही में समाप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसी से संबंधित है कि राजविंदर सिंह भट्टी वर्ष 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं जो कि अब मौजूदा समय में सीमा सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक के पूर्वी कमांड के तौर पर कार्यरत हैं या फिर तैनात हैं। अब तक ये यहाँ पर सेवा दे रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्हें बिहार पुलिस या फिर कह सकते हैं बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। और हमारा अगला पॉइंट है कि वे इस पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किए गए हैं, यानी कि अगले आदेश तक वे इस पद पर बने रहेंगे। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित। इसे भी आप लोग स्टार मार्क करेंगे। हालांकि इस श्रृंखला में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही शामिल किए जाते हैं।
इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इस जर्सी को देखकर भी समझ चुके होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जेंटीना ने इस खिताब को तीसरी बार अपने नाम किया है। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट आप देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन में, सभी पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है। तो इसके तहत जो हमारा पहला पॉइंट है, आपको ध्यान रखना कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था और इसका खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया, यानी कि जो फाइनल मुकाबला था ये अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य खेला गया और लियोनेल मेसी की कप्तानी में 36 साल का सूखा खत्म हुआ और अर्जेंटीना चैंपियन बना। यानी कि पिछली बार जो खिताब जीता था अर्जेंटीना, वो 36 वर्ष पहले जीता था। तो 36 वर्ष बाद अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने तीसरी बार इस खिताब को लियोनेल मेसी की कप्तानी में अपने नाम किया है। और वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो वर्ल्ड कप 2022 यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना का जो स्कोर था ये 3-3 रहा, यानी कि बराबर था। लेकिन पेनल्टी शूट आउट के जरिए मैच का नतीजा निकाला गया और अर्जेंटीना 4-2 से जीत हासिल किया। ये भी यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पेनल्टी शूट आउट के आधार पर बात करें तो अर्जेंटीना और फ्रांस में जो मुकाबला हुआ ये 4-2 से अर्जेंटीना विजयी रहा। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अर्जेंटीना का यह तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में वर्ल्ड कप का खिताब यानी कि फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हुई थी ये वर्ष 1930 में हुई थी और इसका जो पिछला संस्करण था ये वर्ष 2018 में आयोजित हुआ था और इस संस्करण का जो विजेता था ये था फ्रांस, जबकि उप विजेता की बात करें तो ये था रूस। हालांकि अगर इस बार फ्रांस विजेता रहा तो लगातार ये दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम कर लेता, लेकिन लगातार 2 बार इस खिताब को जीतने का सपना फ्रांस का टूट गया और इस खिताब को अर्जेंटीना ने अपने नाम किया है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में दिसंबर 2022 में दृष्टिबाधित क्रिकेट T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला या फिर इस खिताब को किस टीम ने जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया। ये T20 जो दृष्टिबाधित वर्ग का है क्रिकेट टूर्नामेंट, ये इसका तीसरा संस्करण था। हालांकि हम यहाँ पर बात करें ये तीनों संस्करण की तो तीनों संस्करण अभी तक भारत ने ही जीता है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला बांग्लादेश और भारत के बीच खेला गया और नेत्रहीन यानी कि दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के इस तीसरे संस्करण का जो खिताब है ये भारत ने अपने नाम किया। खिताब को भारत ने अपने नाम किया है और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना 2012 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और उस समय भी भारत ने ही इस खिताब को अपने नाम किया था। ये पहली बार था जब दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था 2012 में। वहीं भी हम अगले पॉइंट की बात करें, इसका दूसरा संस्करण जो आयोजित हुआ था ये 2017 में आयोजित हुआ था। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि फिर 2017 में हुए दूसरे टूर्नामेंट में भी बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में भारत पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना था। ये दूसरा संस्करण था दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का। और वहीं पे हमारा अगला पॉइंट होगा तीसरे संस्करण के बारे में कि तीसरे संस्करण की जो मेजबानी थी ये भारत द्वारा ही किया गया और इसके लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये सारी जानकारी हमने हालांकि कुछ समय पहले भी आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर जो खिताबी मुकाबला भारत ने जीता इस वजह से पुनः हमने इस प्रश्न को इसमें शामिल कर लिया है। ऐसे में इस प्रश्न को आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखना है। तीनों संस्करण का खिताब भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में दिसंबर 2022 में एम्स दिल्ली परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे लिखा गया कि बताएं कि इसकी स्थापना यानी कि दिल्ली एम्स अर्थात एम्स दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंड का भी प्रावधान किया गया है। नोट कीजिएगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका जो जुर्माने का जो प्रावधान है कि 200 रुपये जुर्माने के साथ दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया है जो लोग भी इसका उल्लंघन करेंगे। अब यहाँ पर दिल्ली एम्स की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इससे 2 वर्ष पहले 1954 की बात करें तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के उसके समकक्ष थे चाउ एन लाई। ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था।
हमारा अगला पॉइंट होगा दिल्ली एम्स से संबंधित, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, यानी कि इसी के अंतर्गत ये आती है। और वहीं पे हमारा अगला पॉइंट है 23 सितंबर 2022 को डॉक्टर एम श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का निदेशक नियुक्त किया गया है। साथ साथ यहाँ पर यह भी है कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, साथ ही रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर हमने कुछ शामिल किए हैं, जिस वजह से आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इस श्रृंखला में बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि सर आप फास्ट बहुत बोलते हैं, तो इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि कंटेंट बहुत होता है। आप एक्सप्लेनेशन को देखिए, कितना सारा एक्सप्लेनेशन है, इससे आपका स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स भी मजबूत होता है। जिसलिए इतनी चीज़ों के होने के बावजूद यहाँ पर वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाई जाती है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कम स्पीड होना चाहिए, तो सेटिंग में जाकर यूट्यूब पर जब आप वीडियो देखते हैं, वहाँ पर एक 3 डॉट दिख रहा होगा राइट साइड अपर कॉर्नर में, आप वहां पर क्लिक करके वीडियो की स्पीड को घटा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। हालांकि बहुत सारे लोग स्पीड में ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे कम समय लगता है। तो ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा स्पीड और कम कीजिए, तो मैं भी यहाँ से कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी स्पीड को घटाया जाए। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस प्रश्न के हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और इसे चुने जाने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें ट्विटर के माध्यम से बधाई दी है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है वे 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे थे अपने पहले कार्यकाल के दौरान। हालांकि अभी जो चुने गए ये दूसरा कार्यकाल इनका है, तो अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 से 2020 तक वे आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है वो आयरलैंड के सबसे युवा और गे प्रधानमंत्री बने थे। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट इनके जीवन से संबंधित है। उनके पिता अशोक जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और महाराष्ट्र भारत के थे, जबकि मां की बात करें तो मरियम आयरलैंड की निवासी थी और पेशे से नर्स थी। ये यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय मूल की वीना नायर से संबंधित की विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, अर्थात उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये जानकारी हमने आपको थोड़ी समय पहले दिया था। वहीं पे एक जानकारी ये भी है कि हाल ही में भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। नोट कीजिएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि अमेरिका में भारतीय मूल की अरुणा मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है हाल ही में। ये सारी बातें, सारी जानकारी आपको इसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत दिया गया है। अगर आपको लगे कि वीडियो श्रृंखला आपके लिए उपयोगी रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 600 लाइक का। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे यहाँ पर अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में दिसंबर 2022 में गमछा या फिर गमोछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य की संस्कृति की पहचान है? ये प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम। अब यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर बिहार को ऑप्शन में देखकर कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो जीआई टैग दिया गया है ये गमछा को, ये असम से ही संबंधित है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बिहार इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हमारा अगला या फिर पहला पॉइंट है कि असम की संस्कृति की पहचान के प्रतीक गमोछा या फिर गमछा को केंद्र सरकार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया या फिर मिला है। हालांकि कल वाले वीडियो में भी जीआई टैग के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दिया था। और यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने 4 राज्यों के 9 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया है। जीआई टैग मिलने से किसी भी वस्तु की या फिर किसी भी उत्पाद की जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग होती है वो एकदम से अलग पैमाने पे होती है, वो बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि साल 2022 के लिए सबसे ज़्यादा जो 5 जीआई टैग मिला ये केरल को मिला, केरल के उत्पाद को दिया गया है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। और वहीं पे हमारा अगला पॉइंट होगा कि लद्दाख, असम, महाराष्ट्र और तेलंगाना के एक एक उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। कुल मिला के जो राज्य इसमें शामिल है, तो कुल मिला के यहाँ पर हम बात करें तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के जिस 9 उत्पाद को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया वर्ष 2022 में। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा इसके साथ ही भारत में जीआई टैग की कुल संख्या जो हुई बढ़कर हो गई 432, जिसमें हम देसी उत्पाद की बात करें इस जीआई टैग में तो 401 देसी उत्पाद शामिल है, जबकि 31 विदेशी मूल के उत्पाद इसमें शामिल है।
किसी भी वस्तु को जो भौगोलिक क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं उसे ही मतलब कर सकते हैं जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग जो देने की प्रक्रिया है, सबसे पहले उस क्षेत्र की ओर से, उस संस्था की ओर से पंजीकरण किया जाता है या फिर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद ही उस उत्पाद की जांच पड़ताल के बाद उसे जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग की जो अवधि होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए ही जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि अगस्त 2022 में ही इन्होंने क्रिकेट के या फिर कह सकते हैं मुख्य कोच के रूप में पद ग्रहण किया था, लेकिन अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इन्होंने अभी हाल ही में भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मनोज प्रभाकर, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। तो इसी की जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि अगस्त 2022 में पूर्व भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था और उन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर पुबुद दास नायके का स्थान लिया था। ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था। साथ ही साथ मनोज प्रभाकर के बारे में ये भी जानकारी हमने आपको दिया था कि मनोज प्रभाकर का जन्म 15 अप्रैल 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि हाल ही में ऋषिकेश कानेटकर को महिला क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। हालांकि महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच यानी कि हेड कोच की बात करें तो यह है रमेश पवार। एक वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया था कि रमेश पवार के स्थान पर ऋषिकेश कानेटकर को जो कह सकते हैं कोच नियुक्त किया गया है। तो ये गलत था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अगर डेली श्रृंखला को देख रहे हैं तो आप लोग सुधार कीजिएगा। जो महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच अभी है यह है रमेश पवार, जबकि बल्लेबाजी कोच अभी हाल ही में ऋषिकेश कानेटकर को नियुक्त किया गया था। और साथ ही अगर हम बात करें पुरुष क्रिकेट टीम का जो बल्लेबाजी कोच है ये कौन है, तो पुरुष वर्ग में बल्लेबाजी कोच की बात करें तो यह है विक्रम राठौर। हालांकि दोनों टीमों या फिर दोनों वर्गों में जो वर्तमान जो क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना, पुरुष वर्ग के हेड कोच हैं राहुल द्रविड़ और साथ साथ महिला वर्ग के कोच हैं रमेश पवार। हेड कोच की यहाँ पर बात किया जा रहा है, सभी को नोट कर लीजिएगा। अगला 8वां प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि समान लिंग से विवाह के कानून पर हस्ताक्षर अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। तो ऐसे में ये प्रश्न काफी ज्यादा खबरों में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर 2022 में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर पहला देश कौन है जिन्होंने इस कानून को मान्यता दिया था, तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि 1 अप्रैल वर्ष 2000 को समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश है नीदरलैंड। यह यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट होगा समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाले लगभग 30 देश हैं और इन 30 देशों की बात करें तो अधिकतर देश यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी देश हैं इसमें। तो ये सारी बातें कुछ यहाँ से नोट करने लायक है। साथ साथ हम अगले पॉइंट में बात करें जो बाइडेन की, तो जो बाइडेन की जानकारी से पहले हमने आपको जानकारी दिया था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे। इस आधार पर हम बात करें तो जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करके 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मौजूदा समय में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जॉर्ज या फिर पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इसी के नाम पर अमेरिका की जो राजधानी यही है वॉशिंगटन। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दूं, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो 68वें बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है, सबसे पहले ये डेट याद रखिए 12 फरवरी 2023 को ये प्रस्तावित है। इस एग्जाम को देखते हुए 62 दिनों का एक टेस्ट सीरीज प्लान लॉन्च किया गया है जो कि आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। इसमें 50 टेस्ट आपका शामिल है, जिसमें आपका इसके अतिरिक्त यानी कि 12 सेक्शनल टेस्ट है जो कि करंट अफेयर्स का है। टोटल जो टेस्ट है ये आपको ध्यान रखना है 62 टेस्ट है और इसके अंतर्गत जो भी टेस्ट आपके छूट चुके हैं वो सभी भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर से बीपीएससी में अगर ऐप डाउनलोड कीजिए वहां पर ये तमाम टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर पाएंगे, जो कि ऑनलाइन माध्यम है जो आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। इस टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में तमाम मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको जानकर दे दूं यही सारे मटेरियल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी मटेरियल आप बीपीएससी में अगर ऐप पर 68वें वाले कोर्स के अंतर्गत जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निसंदेह ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2025 के बाद बनने वाले घरों में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया गया है। तो राइट आंसर होगा जापान की राजधानी टोक्यो।
इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि जापान की राजधानी टोक्यो में 2025 के बाद बनने वाले घरों में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया गया है और इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना, जिस उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में जापान सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया। एक रिपोर्ट यहाँ पर आपके सामने हमने रखा है। ये रिपोर्ट यहाँ पर यह है कि यूरोपीय आयोग और नीदरलैंड पर्यावरण आकलन एजेंसी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है, ये सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला देश है चीन। जबकि यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, तो आपको ध्यान रखना इसका उत्सर्जन करने वाला जो देश है प्रति व्यक्ति के आधार पर यह है अमेरिका। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि भारत सरकार ने 2070 तक, वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक देखे जाने वाले एथलीट यानी कि मोस्ट विजिबल एथलीट कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि नीरज चोपड़ा साल 2022 में सबसे ज़्यादा नजर आने वाले एथलीट या फिर मोस्ट विजिबल एथलीट बने हैं। ऐसा यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार नीरज चोपड़ा को लेकर के 2022 में अब तक 812 आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं। हालांकि आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना, इस मामले में जमैका के दिग्गज उसेन बोल्ट को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एशियाई खेल में अगर हम बात करें इनके पदक की, आपको ध्यान रखना यहाँ पर हमने कुछ सूची शामिल किया है इनके पदक से संबंधित, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रबल संभावना यहाँ से बनती है। तो एशियाई खेल 2018 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, अर्थात गोल्ड मेडल। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल और वहीं पे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला है टोक्यो 2020 जो कि वर्ष 2021 में आयोजित हुआ, इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और अभी हाल ही में जो डायमंड लीग 2022 का जो आयोजन हुआ, ये पहले खिलाड़ी बने यहाँ पर पदक जीतने वाले जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि पृथ्वी के पानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण मिशन की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर हमने लिखा है नासा से संबंधित, हालांकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है। इस प्रश्न को यहाँ से ध्यान रखें, पृथ्वी के पानी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण मिशन की शुरुआत हुई है, ये अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया है, जैसे कि एक मिशन है निसार। तो निसार के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी लिखा है कि निसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो का एक संयुक्त मिशन है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार, जो कि निसार के बारे में ये ध्यान आप रखेंगे, ये एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि निसार एक पृथ्वी निगरानी मिशन है जिसे कि वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर इसरो के बारे में कुछ पॉइंट हमने लिखा है कि इसरो द्वारा हाल ही में बहुउपयोगी साउंडिंग रॉकेट RH-200 का तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से सफल प्रक्षेपण अभी हाल ही में किया गया था, ये जानकारी आपको दिया गया था। और 23 अक्टूबर 2022 को इसरो ने ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36 उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा था। अब यहाँ पर विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में जानकारी लिखा गया, जैसे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना कब हुई, तो ये 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें जापानी अंतरिक्ष एजेंसी की, तो इसका नाम है जाक्सा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। और यहाँ पर इसी पॉइंट को लिखा गया कि देश में यानी कि भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 केंद्रीय या फिर 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है, जिसमें कि ये जो 7 केंद्र है ये पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में शामिल है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और इन सांस्कृतिक केंद्रों का मुख्य उद्देश्य देश में कला, संस्कृति और शिल्प में या फिर शिल्प को संरक्षित और विकसित करना ही इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था, इस टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। निसंदेह यहाँ से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होने वाला है।
अब यहाँ पर आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण आयोजित हुआ है। ये इसका 16वां संस्करण था। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कहाँ अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। संबंधित सारी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।